Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. In this session, we'll discuss these articles. Controller and Auditor General के बारे में बात करेंगे. Inflammatory bowel disease. RBI celebrates 90 years. Foreign portfolio investment and DMISP policy. क्या है ये? I let you know. GS paper 2, GS paper 3, paper 3. This you can connect it with your health section and paper 2. ठीक है. सो हर एक आर्टिकल आपका प्रिलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इक्वली मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. As we'll move forward, you will get the picture clarity. Shriram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content. And for those who are preparing for 2025, we have this previous year questions की series that is there on the platform where previous year questions के जो prelims के questions है they are being taken टॉपिक वाइज. सो आप रेफर कर सकते हो. एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 ना, तो एक यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स करके है जिसमें आपको जीएस की क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, सीसैट की क्लासेस, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. सो यू कैन रेफर दैट फॉर योर प्रिपरेशन एंड टू गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट. आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हैव गिवन यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. You can get yourself enrolled. Coming to the very first article, here we will talk about FPIs. What is the difference between portfolio investment and what is the difference between FDI? A very basic one. So, पहले मैं आपको context बताती हूँ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसको कहा है? She is a member of the parliament named Mahua Motra. ठीक है. To take her concerns, as asked the member of the parliament to take her concerns about transparency in FPIs and AIFs to the SEBI, जो कि regulatory body है for the securities market in India. तो FPI और AIF क्या है? FPI होता है Foreign Portfolio Investors, जो बाहर के overseas investors हैं, जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो Foreign Portfolio Investors हैं. AIF होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. मतलब आप लगा लीजिए ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होती हैं इन इंडिया, जैसे वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड्स, राइट, जो विच इन्वेस्ट इन एसेट्स बियॉन्ड दी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. इशू ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने ये कंसर्न रेज किया है कि देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑपरेट कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर ओनरशिप डिटेल, देयर रेगुलेशन और इनका जो मार्केट इम्पैक्ट है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इशू है ये आप डायरेक्टली लेके जाएं एंड अप्रोच सेबी, जो कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, टू इन्वेस्टिगेट इट एंड रेगुलेट द एफपीआई एंड एआईएफ. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं. जब एक फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्ट करते हैं इन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, जैसे बॉन्ड्स, जैसे या कोई भी और सिक्योरिटी कंट्री की, तो वो होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और एफपीआई और एफडीआई में फ़र्क क्या है वो और डिटेल में जानेंगे. लेकिन एफडीआई जो होता है, एफडीआई में क्या होता है ना, इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर अ बिजनेस. यहाँ पर आपका कोई बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया है, यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस ऑल्सो, कि आप यहाँ पर आके चलो मैं कंपनी खोलता हूँ, राइट. एफडीआई मीन्स यू आर रनिंग अ कंपनी इन अदर कंट्री, यू आर ओनिंग इट, राइट. एफपीआई इज जस्ट अबाउट कि आपने शेयर, मैंने दूसरी कंपनी का कंट्री में जाके इन्वेस्ट किया, उनकी मार्केट में, शेयर में, बॉन्ड्स में, या बाइंग एंड सेलिंग. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती हैं ये पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है. जस्ट अ मिनट. हाँ, पैसिव, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके. पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब मान लो आप टाटा या रिलायंस के शेयर ले रहे हो, कंपनी थोड़ी खरीद ली आपने, है ना, यू डोंट ओन द कंपनी. तो what is passive investment? You're not having control over the company. You don't own the company or make any decision. But if the company does well, आपका investment grow करेगा.
तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ऐसा ही करते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर. वो इन्वेस्ट करते हैं बट दे डोंट रन द कंपनी. शॉर्ट टर्म फोकस है इनका, है फटाफट से प्रॉफिट बनाओ और निकल लो. कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है. एफपीआई इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने क्विक प्रॉफिट्स के लिए आते हैं. समझ रहे हो आप? दे डोंट प्लान कि अच्छा मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा एक लंबे समय के लिए, जैसे एफडीआईज हैं. वैसा नहीं है. एफडीआई में क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पर कंपनी वहां आके मान लो एक फैक्ट्री लगा रही है, एक ऑफिस खोल रही है फॉर लॉन्ग रन. ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये मार्केट में उतरते हैं, बॉन्ड्स लेंगे, शेयर्स लेंगे, तो ये मार्केट की लिक्विडिटी को बूस्ट करते हैं. जब एक फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में लगाता है, सो इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट. कंपनी ग्रो करती है. इट मेक्स इट ईजियर फॉर द बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट टू रेज मनी ऑल्सो. पैसा आया, अब वो उतनी तेजी से पैसा निकाल भी सकता है. अभी पीछे न्यूज़ आई थी, मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, बीच में निकाल लिया था. जब आप पैसा मार्केट में आएगा, एंटर करेंगे, इन्फ्लेशन होगा, है ना. रुपए की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एट लास्ट आप रुपए तो चाहिए, यहाँ पे आओगे आपको रुपए चाहिए रहेगा ना इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. रुपए की डिमांड बढ़ेगी. ठीक है. जब आप निकालोगे अपना पैसा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो करेंसी इस तरीके से अप्रिशिएट भी होगी. ठीक है. सो अगर एक इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, एफपीआई इन्वेस्टर्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी. बट इफ देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई पॉलिटिकल टेंशन है, कोई पॉलिसी चेंजेस हैं, तो वो अपना पैसा उसी टाइम बहुत तेजी से बाहर निकालेंगे और स्टॉक मार्केट गिरती है फिर. सो एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, दे आर वॉलेटाइल. मार्केट की लिक्विडिटी को भी एनहांस करते हैं, कैपिटल फ्लो प्रोवाइड करते हैं इनटू द फाइनेंशियल मार्केट. एट द सेम टाइम दे आर हाईली वॉलेटाइल आल्सो. नाउ व्हाट अबाउट एफपीआई पॉलिसी इन इंडिया? देखो इंडिया का क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से वैसे बता देती हूँ, अच्छे से एफपीआई को समझना है तो. मान लो एक क्रिकेट टीम है, इंडिया इज लाइक अ क्रिकेट टीम, और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं फैंस. जब टीम जीत रही है, मतलब इकोनॉमी जब स्ट्रांग हो रही है, तो इन्वेस्टर्स को, फैंस को लगता है कि लेट्स कम टू वॉच, बाय द टिकट्स, मतलब इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स. अगर टीम लूज कर रही है, इकोनॉमी ट्रबल में होगी, तो फैंस फटाफट वहां से निकलेंगे, टिकट की सेल्स नहीं होंगी, मनी विल लीव द मार्केट. तो वैसा ही एफपीआई, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए था, मोर और लेस क्या है वो बता दिया. ठीक, इंडियन गवर्नमेंट कुछ रूल्स भी हैं. आप आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो, पैसा निकाल के जा रहे हो, मेरे तो रुपये अप्रिशिएट होगा, मेरी मार्केट तो इफेक्ट हो रही है, राइट. सो देर आर सर्टेन रूल्स कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना पैसा ला सकते हैं इनटू द इंडियन कंपनीज. सो ये सारी बातें हैं. एक फॉरेन इन्वेस्टर बाय कर सकता है अप टू 10% ऑफ द कंपनीज टोटल शेयर्स एज इन पेड अप कैपिटल. A foreign investor can hold up to 10% of the total paid up capital of the Indian company without being classified as an FDI. As long as, देखो आप 10% से नीचे खरीदा है आपने, you stay below 10%, वो FPI है. Because they are just investing. आप कंपनी कंट्रोल नहीं कर रहे हो. लेकिन अगर एक इन्वेस्टर 10% से ज़्यादा शेयर खरीदता है, तो वो इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ एफपीआई नहीं है, वो आ गई एफडीआई में. एफडीआई का मतलब होता है दे हैव अ बिगर रोल नाउ इन द कंपनीज मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग. आप वहां पर उस कंपनी के शेयर्स आपने ले रखे हैं, आपका शेयर होल्डिंग उसमें 10% से बहुत ज़्यादा है. तो सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ये रूल्स फॉलो करें, ये लॉज फॉलो करें. अगर 10% से ज़्यादा आप होल्ड कर रहे हो, तो इट विल बी रीक्लासिफाइड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. समझ आ गई बात? नाउ अच्छा, एफआईआई और एफपीआई में क्या फ़र्क है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, एक स्पेशल ग्रुप विद इन द एफपीआई, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है, बट एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा ऑन बिहाफ ऑफ मैनी ऑफ द पीपल. इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं,
फंड्स दैट इन्वेस्ट पीपल्स रिटायरमेंट सेविंग्स इन द मार्केट। कोई भी फर्म जो पैसा कलेक्ट कर रही है, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो, वो इन्वेस्ट कर रही है। तो FII और FPI में डिफरेंस क्या है? जितने भी FII हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे FPIs हैं, लेकिन नॉट ऑल FPIs आर FIIs। ठीक है, फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन FPIs जो हैं दे आर बिग एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स। यूजुअली ऐसा होता है कि FIIs दे इन्वेस्ट लार्ज एज कंपेयर टू FPIs। समझ आ गया? मान लो एक इंडियन कंपनी है, एक स्कूल है वो, और फॉरेन इन्वेस्टर एक बच्चा है हु कैन एनरोल इन दैट स्कूल। अगर एक बच्चा सिर्फ कुछ क्लासेस लेता है तो वो एक रेगुलर स्टूडेंट है। एक बच्चा मतलब एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो कुछ क्लासेस ले रहा है, कुछ मतलब मान लो 10% से कम, तो दे आर जस्ट अ रेगुलर स्टूडेंट लाइक FPI। मगर अगर वो पूरा कंट्रोल लेते हैं क्लास का, दे टेक द कंप्लीट फुल कंट्रोल ऑफ द क्लास, 10% से ज्यादा शेयर आ गए, तो दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन। उनका स्टेटस बदल के हो गया FDI। ठीक है जी, तो ये बात याद में रखनी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। FPIs और FIIs में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक पॉइंट और समझ लेते हैं, सिंपल सा है। FDI और FPI में क्या फर्क होता है? FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां पर इन्वेस्टर एक्टिवली इन्वॉल्व है इन रनिंग द बिजनेस, दे आर ओपनिंग अ फैक्ट्री, दे आर मैनेजिंग द ऑपरेशन। FPI के अंदर वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट बाय करेगा, किसी डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेगा। मान लो अगर एक फॉरेन कंपनी आई, उसने इंडिया में कार की फैक्ट्री लगाई, उसको मैनेज कर रही है, तो वो क्या है? FDI है। एक फॉरेन इन्वेस्टर आया, उसने इंडियन की कार कंपनी में शेयर कुछ खरीदे, उसको कुछ मैनेज नहीं कर रहा तो वो क्या है? FPI है। FDI इन्वेस्ट करती है फिजिकल एसेट में, जैसे फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। FPI इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, जैसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में। राइट? समझ आ गई? FDI का जो एग्जिट है वो मुश्किल है। आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई है ना, इट इज हार्ड टू सेल दैट, फिजिकल एसेट इन्वॉल्व है। FPI आते हैं, खरीदते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, चले जाते हैं। स्टॉक्स ही तो लिए, देयर इज ईज ऑफ सेलिंग। FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आते हैं, FPI शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आते हैं। आप फैक्ट्री लगा रहे हो, रुकोगे, टिकोगे, प्लान्स हैं। FPI आएगा मार्केट में, स्टॉक में आज उसने लिया, अगले हफ्ते बेच दिया। FDI के केस में मनी गोज इनटू द प्राइमरी मार्केट, FPI के केस में मनी गोज इनटू द सेकेंडरी मार्केट। समझ आ गई बात? ये कुछ बातें हैं। देखो, FDI इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगी, जॉब, फैक्ट्री लगाई है, जॉब बनेगी, नई टेक्नोलॉजी एनकरेज करोगे, और उधर ही FPI इट विल प्रोवाइड लिक्विडिटी मार्केट के अंदर। तो ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इन डिटेल कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज वेस्ट एशिया ऑलवेज इन क्राइसिस, ऐसे कुछ आर्टिकल्स, ऐसे कुछ हॉट बर्निंग इश्यूज वाया पॉडकास्ट डिस्कस होते हैं, आप रेफर कर सकते हो, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और इसके साथ साथ और भी सेशंस हैं। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्यों बात करनी है CAG की? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट है ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ, here you see, prevention and mitigation of vehicular air pollution in Delhi highlight serious concerns regarding air quality। तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट में CAG की बात करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक वॉचडॉग है ऑफ गवर्नमेंट मनी, सरकार के पास पैसा है, उस पैसे का वॉचडॉग। देखना भी, सब कुछ चेक करना, कि जैसे पापा चेक करते हैं ना, बच्चे तुम कहाँ खर्च कर रहे हो,
पैसा मिसयूज तो नहीं कर रहे हो। तो वैसे ही इट चेक्स हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड्स पब्लिक फंड्स टू इंश्योर कि मनी इज नॉट मिसयूज्ड। So CAG, Controller and Auditor General, is in charge of auditing, examining कि सरकार के एक्सपेंसेस जितने भी हैं, आपका खर्चा कहाँ जा रहा है, सेंटर में, स्टेट लेवल पे, टू मेक श्योर कि आप फुल रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। ठीक है, तो CAG ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की ऑडिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत CAG सेफगार्ड्स द पब्लिक पर्स। ऑब्वियसली सेंटर और स्टेट लेवल्स में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो CAG देखती है। इंडिया की डेमोक्रेसी में एक मेन पिलर है CAG, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एक पिलर है, इलेक्शन कमीशन एक पिलर है, UPSC एक पिलर है, तो वहीं पर CAG भी एक पिलर है। CAG की जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971 के तहत आती हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी करी गई हैं साल दर साल। CAG को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करते हैं, जब तक वो अचीव नहीं करते, मतलब या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी उनकी एज पहले आ गई। ठीक है जी, बहुत से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर CAG के पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं CAG को लेकर ही। ठीक है, तो द अपॉइंटमेंट इज डन ऑफिशियली थ्रू अ वारंट, एक फॉर्मल ऑर्डर लगा लीजिए, दैट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ गई, उस हिसाब से वो सर्व करते हैं, ओथ लेते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को इम्पार्शियली परफॉर्म करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट हटा भी सकते हैं, लेकिन जो मैनर होगा रिमूवल का, इट इज सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज। एक स्पेशल मेजॉरिटी रेजोल्यूशन दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के पास होगा। CAG किसी भी टाइम रिजाइन कर सकते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दें प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन पे CAG को रिमूव नहीं कर सकते, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। तो यहाँ उनके इंडिपेंडेंस की बात करी जा रही है कि प्रेसिडेंट अपने विल पे CAG को रिमूव नहीं कर सकते, एक स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब CAG की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि वो फ्रीली काम करें विदाउट गवर्नमेंट प्रेशर कि मुझे कल हटा दिया जाएगा, नहीं। देयर इज अ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। रिटायरमेंट के बाद CAG दूसरी किसी गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं कर सकते। सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वैसे ही होती है। ठीक है, CAG की सैलरी मैंने आपको बता दिया है। उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। दे आर चार्ज अपॉन सैलरी, पेंशन, अलाउंस, मतलब पार्लियामेंट डज नॉट नीड टू अप्रूव देम हर साल जब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है। तो CAG की फंडिंग को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट किया गया है। कोई गवर्नमेंट के मिनिस्टर, no minister can speak on the behalf of CAG in the parliament, that is no minister can represent CAG, they can take the responsibility, no, they can influence, no, fully independent। समझ रहे हो आप बात को? इंडिपेंडेंट, पावरफुल। ड्यूटीज क्या है इनकी? ऑडिटिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इवन गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, इंडियन रेलवेज है, LIC है, ONGC है, तो कौन ऑडिट करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को? CAG। पब्लिक सेक्टर कंपनीज मिसमैनेज तो नहीं कर रही फंड्स का, CAG देखती है। सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, ड्यूटीज कलेक्ट करती है फ्रॉम द पीपल एंड द बिजनेस, सो CAG चेक्स, certifies total revenue that is collected to make sure the numbers are accurate, कोई मिसकैलकुलेशन, कोई फ्रॉड नहीं हो। ठीक है, ये सारा काम किसका है? CAG का है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। रिसेंटली this institute, Jawaharlal Institute of Post Graduation Medical Education and Research, has launched a support group for the patients with inflammatory bowel disease, IBD। क्या है ये? डाइजेस्टिव ट्रैक में जब स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है टिश्यूज की, तब इस IBD को, बेसिकली IBD इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर दीज कंडीशंस। एक लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन है जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, स्टमक पेन होगा, वेट लॉस होगा, फैटीग विल बी देयर, डायरिया विल बी देयर।
ठीक है. So IBD is a chronic condition. It does not go away completely. It can be managed with the treatment, with the lifestyle changes. So there are certain types of IBD. Ulcerative colitis. Basically, it affects only the large intestine, the rectum. Right? Swelling और painful ulcers होंगे intestine के inner lining पे. So ऐसे होता है. नाउ एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि एकदम से चली गई. बेली पेन होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, टायर्डनेस होगा, वेट लॉस होगा. कोई कारण इसका भी अननोन है, लेकिन हाँ, इट इज अ रिजल्ट ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम. आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, वो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स को इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है. समझ रहे हैं? सो सी नॉर्मली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जर्म से फाइट करता है. आईबीडी के केस में जो इम्यून सिस्टम है ना, वो मिस्टेकनली डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक कर देता है. लाइक वो वायरसेस, बैक्टीरिया और स्ट्रेस, दे मेक द इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली. अगर किसी फैमिली मेम्बर को या किसी पेरेंट को आईबीडी है, तो देयर इज अ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग दैट डिसीज ऑल्सो. देखो, डॉक्टर्स की मेडिसिन के, अगर मेडिसिन काम नहीं करे, सर्जरी इन सीवियर केसेस, सो दीज आर सर्टेन वेज फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है. ठीक है जी, आगे बढ़े, आरबीआई के बारे में बात करें. द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इन 2025 मार्क्स 90 years since आरबीआई announced its inaugural monetary policy in 1935. 90 साल हो गए हैं. आरबीआई इज कंप्लीटिंग 90 years जब उन्होंने अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी. दैट वाज इन 1935 और 2025 में यही फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी लेकर आए हैं. पूरे 90 साल हो गए. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी, पैसे का फ्लो, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करना, पॉलिसी बनाना to control that, to stabilize the price, to support the growth, financial stability. ठीक है, आरबीआई के बारे में बात करते हैं. आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में. एक सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी अथॉरिटी है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934. ये जो आइडिया था, ये कहाँ से आया? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से. कौन था इनॉग्रल गवर्नर? एन ऑस्ट्रेलियन, सर ऑसबॉर्न स्मिथ. बाद में पहले इंडियन जिन्होंने पोजीशन होल्ड करी, सर सीडी देशमुख. एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन है देश का, जो रेगुलेट करता है क्रेडिट पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज. पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया 1937 में. पहले आरबीआई एक प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी थी, लेकिन 1949 में फुली नेशनलाइजेशन हो गया. क्या फंक्शन है आरबीआई का? खुद से सोचो. मॉनेटरी अथॉरिटी है, मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, प्राइसेस को स्टेबल रखना, कि इंडिया अभी देखो एफपीआई की बात करी थी हमने, इंडियन रुपी की वैल्यू इंश्योर करना कि वो इतनी बाकी करेंसीज के मुकाबले इतनी तेजी से ना गिरे, हर चीज़ें बैलेंस रहे, कंट्री की ट्रेड एंड पेमेंट्स बैलेंस विद इन द वर्ल्ड. पैसा प्रिंट करना, ओनली अथॉरिटी इन इंडिया दैट कैन प्रिंट करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? गवर्नमेंट. बाकी सब आरबीआई. फेक करेंसी नहीं होनी चाहिए, कौन देखता है, प्रिवेंट करता है? आरबीआई. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पैसे को कौन हैंडल करता है? आरबीआई. शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, कौन देगा? आरबीआई. समझ रहे हो? देश में जितने भी बैंक्स हैं, अगर कोई बैंक इज रनिंग आउट ऑफ द मनी, इज अबाउट टू कोलैप्स, तो आरबीआई आएगा. लगा लीजिए, बड़े पापा है. दैट स्टेप्स इन, देन लेंड्स मनी, प्रोटेक्ट्स द बैंकिंग सिस्टम. यूएस डॉलर्स का रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई. बाकी फॉरेन करेंसीज का? आरबीआई. आप कुछ लेकर आ रहे हो, आप कहोगे ना मम्मी आप पे कर देना, पापा आप पे कर दो प्लीज, मैं ले आया हूँ. समझ रहे हो? तो आरबीआई हेल्प्स इंडिया पे फॉर इम्पोर्ट्स. इंडियन रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज करना किसका काम? आरबीआई. सेफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो, आरबीआई सुपरवाइजेस द पेमेंट मेथड्स. आप कितना यूपीआई करते हैं, नेफ्ट होती है, आरटीजीएस होता है, राइट?
स्मूथ, फेयर, सिक्योर ट्रांजेक्शन्स हो, कौन देखता है? आरबीआई। समझ आ गई बात समझ आ गई तो बहुत बढ़िया है। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे। सेंटर हैज अनवील्ड दिस DMISP पॉलिसी, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2025। एक नया रूल, एक नई पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है ताकि हम स्टील के इंपोर्ट्स को कम करें और इंडियन मेड स्टील को और ज़्यादा एनकरेज करें। क्या कहती है ये पॉलिसी? लेट्स डिस्कस। पहले तो व्हाट इज अ पॉलिसी? A revised procurement framework by the government of India. What is this policy? जहां पर आप इंडियन मेड स्टील को प्रायोरिटाइज कर रहे हो फॉर पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ताकि लोकल इंडस्ट्री बूस्ट हो और आप इंपोर्ट नहीं करो। समझो बात को, आप स्टील बनाओ, फॉरेन स्टील पे डिपेंड नहीं रहो। इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, ये मेन इसके वो है, ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी के। समझ रहे हो? लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टील इंडस्ट्री है, मोर जॉब्स विल बी देयर, इट विल बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट? ये कहती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही मैंने आपको बता दिया, आत्मनिर्भर भारत और इंपोर्ट कम करना, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना। ये पॉलिसी क्या कहती है? ये पॉलिसी कहती है जितनी भी सरकार की जो भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, PSU है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ट्रस्ट हैं, वो क्या यूज करेंगी? इंडियन स्टील। राइट? व्हाट टाइप ऑफ स्टील हेयर इट इज कवर्ड? बार्स, रेल्स, रोड्स, फ्लैट रोल्ड स्टील। राइट? द स्टील मस्ट बी मेल्टेड एंड सॉलिडिफाइड विद इन इंडिया। इसमें एक रेसिप्रोकल क्लॉज भी है, रेसिप्रोकल क्लॉज। अब ये क्या है? इफ another country bans Indian companies from their government contracts, then India will not allow their companies to participate in Indian government tenders. If any exceptions are needed, company must get special permission from the Ministry of Steel. समझ के बाद, अगर दूसरी कंट्री बैन करती है इंडियन कंपनीज को from their government contracts, India will not allow their companies to participate in the Indian government tender also. Right? Public projects के लिए गवर्नमेंट इंटरनेशनल कंपनीज को इनवाइट नहीं करेगी। एक्सेप्शन है, अगर कैपिटल गुड्स आर नीडेड। सो GT होता है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी, इट इज अलाउड ओनली फॉर द प्रोजेक्ट्स अबव 200 करोड़। प्रायर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट दैट इज यूज फॉर द स्टील प्रोडक्शन, दे मस्ट हैव एटलीस्ट 50% ऑफ देयर कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया। समझ रहे हो बात को? एक स्टैंडिंग कमेटी जहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टील हेड करें, विल इंश्योर compliance, they will handle the complaints. अगर एक कंपनी लाई करती है अबाउट यूजिंग द इंडियन स्टील तो ब्लैक लिस्ट हो सकती है। सो ओवरऑल पर्पस यही है कि आप इंडियन के स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट करें। ठीक है, ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।